वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये देखने वाले हैं। तो ये अब हमारा जो है पार्ट 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की प्रोफाइल तक हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है, देखो, मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये है। ये वाला जो टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर आए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, तो आपको ये डायग्राम बना के आना है। फुल नंबर मिलेंगे और आपके टीचर इतने इंप्रेस हो जाएंगे ना कि आपको बाकी क्वेश्चंस में भी ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बन जाएगी। तो इस तरीके से ना हम लोगों को करना होता है। इस तरीके से ही हमें अपनी जो है प्रेजेंटेशन देनी होती है एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। चलो, सॉइल फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर्स हैं आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब हम एक एक पढ़ते हैं। टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। टाइम, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं। डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम पर डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस होगी। फिर देखो आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कि कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी, कि उसका कलर कैसा होगा। पेरेंट रॉक का जो कलर होगा उसी टाइप का कलर जो है मिट्टी का होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पेरेंट रॉक में होंगी वही इसकी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं पेरेंट रॉक की और अबव सॉइल की। फिर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब है कि पानी कितना अंदर तक जाएगा उस सॉइल में, ये सब पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करेगा। फिर भाई उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई वेदरिंग कितनी तेज़ होगी और ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होगा। फिर रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है कि भाई कितनी हाइट पर है। ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि भाई मतलब पहाड़ी इलाका है तो भाई कितनी कितनी मिट्टी उस पर जम पाएगी। फिर किस टाइप के वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीव जंतु हैं। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो ह्यूमस क्या होता है, जो पेड़ पौधों का जो वेस्ट मटेरियल गिरता है, जो जानवर होते हैं उनसे ही ह्यूमस बनता है। जानवर मरते हैं, पूरी लाइफ पॉटी करते हैं वहाँ पर, उससे ह्यूमस क्रिएशन होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल किस तरीके से ख़राब होती है, तो सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे होती है, सॉइल कैसे ख़राब होती है और आप सॉइल को ख़राब होने से बचा कैसे सकते हो, ये वाली चीज़ हम इसमें आप देखने वाले हैं। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल जो है इरोड हो जाती है, सॉइल डिप्लीट, ख़राब हो जाती है, ये काफ़ी बड़े थ्रेट हैं हमारे सॉइल को। कैसे होते हैं, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स जो है लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, हवा की वजह से उड़ करके चला गया है ना। और ह्यूमन फैक्टर तो सारे ही सारे होते हैं कि हमने भाई पेड़ काट दिए, हमने एक्सेसिव माइनिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग करवा दी। तो फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ही एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, लैंडस्लाइड हो जा रही हैं, बाढ़ आ जा रही है, रेन वॉश यानी कि पानी की वजह से भी बह करके चली जाती है मिट्टी। ये सारे के सारे ना फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब होनी जा रही है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है कि भाई किस वजह से मिट्टी ख़राब हो रही है। अब हम लोग मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। मल्चिंग द बेयर ग्राउंड, बेयर ग्राउंड का मतलब होता है खाली ज़मीन जो होती है बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो देखो क्या होता है, जो खाली मिट्टी है, मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर पेड़ नहीं है, उस एरिया में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ जो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो डाल देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि आप समझ लें स्ट्रॉ क्या होता है, सूखी घास, ठीक है, जो सूखी घास होती है ना वो आप समझ सकते हैं। और जैसे कि जो पेड़ जैसे जब चावल की खेती होती है उसमें से भी ये निकलता है, तो इस तरीके के घास फूस वगैरह ला करके डाल दें
ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर बिछा दे वहाँ पर उस एरिया में, तो उससे क्या होता है कि उससे मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा हो जाती है और इससे मॉइस्चर भी रिटेन होता है, वहाँ पर नमी भर जाएगी उस ज़मीन में, फिर घास और पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो ये होता है मल्चिंग। इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ पूरी मिट्टी पर या पूरे एरिया पर डाल देते हैं जहाँ पर पेड़ नहीं होते। कॉन्टूर बैरियर्स होते हैं जैसे कि पत्थर हो गए, घास हो गए, मिट्टी हो गए, आर यूज टू बिल्ड द बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स, ठीक है, मतलब किनारों पर। ट्रेंचेस होते हैं गड्ढे, ट्रेंच जो होता है उसका हिंदी में मतलब होता है गड्ढा, तो गड्ढे खोदे जाते हैं। आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो क्या होता है, कॉन्टूर बैरियर्स बना दिए जाते हैं और उसके आगे गड्ढे खोद दिए जाते हैं। मतलब बैरियर आपने पत्थर से बना दिया और फिर उसके बाद वहाँ पे घास रख दी और वहाँ पर मिट्टी जो है ऊंची करके आपने लगा दी, ठीक है, ऊंचे के एरिया में। फिर उसके आगे आपने क्या करा, यहाँ से पानी आएगा और इस गड्ढे में जा कर के भर जाएगा और फिर उस गड्ढे में पानी जो भरेगा उससे फिर मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होने लगेगी। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्टूर बैरियर्स बनाए जाते हैं। एक इमेजिनरी मतलब एक लाइन सी बना दी जाती है, उस पर घास पत्थर और ये सब रख दिया जाता है और उसके आगे गड्ढे खोद करके उसमें पानी भरा जाता है। रॉक डैम, rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. तो देखो रॉक डैम मतलब क्या होता है, रॉक पत्थर ही पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि जो पानी जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बह करके आ रहा था और मिट्टी को लेकर के जा रहा था, पत्थर उस पानी को बहुत ही तेज़ी से बहने से रोक देंगे और गलीज नहीं बनेंगी। गलीज आप समझ लो कि गली होती है, बहुत ही मतलब ना मिट्टी फट जाती है। आप इस तरीके से समझ लो कि मिट्टी पूरी की पूरी फट जाएगी, फट जाती है और फिर नीचे गहरा गड्ढा सा बन जाता है और वो बंजर ज़मीन फिर बन जाती है उसकी वजह से। तो गली ना बने इस वजह से रॉक डैम बनाया जाता है। टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग आप पहाड़ों पर जाएंगे ना, मसूरी में या फिर नैनीताल में, इस इलाके में, तो आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से लेयर टू लेयर फार्मिंग की जाती है ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। अभी देखो ये कॉन्टूर प्लोइंग है। टेरेस फार्मिंग में देखो हाँ टेरेस टाइप के बना दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर खेती की जा सके और जो मिट्टी भी उड़ के नहीं जाएगी और पानी का बहाव भी जो है वो धीमा हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंटरक्रॉपिंग होता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। यानी कि अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं। एक सपोज करो अमरूद की फसल उगा दी, ठीक है, एक फिर उसके बाद वहाँ पर जो है वो गेहूँ लगा दिया। तो अलग अलग टाइप की फसलें, ताकि एक कभी पक रही है तो हर समय खेत में कुछ ना कुछ ऐसी फसल लगी हुई है जो मिट्टी को अपने अंदर जो है जोड़ के रख रही है। कॉन्टूर प्लोइंग, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना। ये क्या होता है, प्लो मतलब होता है जो खुदाल से हल मतलब जुताई। प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो मतलब हिल के साइड में ऐसे पैरेलल जो है वो खुदाई कर दी जाती है ताकि पानी इधर ही चला जाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी वो लेकर के बहाव को मतलब मिट्टी बहा करके ना ले जाए। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, जैसे कि आपका खेत है, इसके चारों तरफ आपने जो है पेड़ लगा दिए, ठीक है, और उससे क्या होगा, पेड़ जो है वो हवा के प्रवाह को रोक देते हैं। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ये शेल्टर बेल्ट है। देखो यहाँ पे पूरे खेतों के साइड में पेड़ लगा दिए ताकि मिट्टी उड़ करके ना एक्स्ट्रा चली जाए। एक्टिविटी देखो करके दिखाई गई है। इसमें देखो पूरी सिर्फ मिट्टी है, इसमें से अगर आप पानी डालोगे तो बहुत सारा पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और मिट्टी भी चली जाएगी। बट यहाँ पर आप पानी डालोगे तो देखो यहाँ पे क्या लगे हैं, पौधे लगे हैं, तो बहुत ही कम मिट्टी जो है नीचे जाएगी। वाटर, पानी, सबसे पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं। इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ इतना था और अब ये 6000 तक पहुंच गया है क्यूबिक यूनिट पर किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब आपको नंबर ना याद रहे बट फिलहाल आपको याद रखना है कि पहले जितनी पानी की हम लोग रिक्वायरमेंट होती थी एक इंसान को, अब उसकी रिक्वायरमेंट पानी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। तो एक टपकती हुई जो टप करती हुई जो टैप होती है ना, वो एक साल में 1200 लीटर तक पानी बर्बाद कर देती है।
वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर जो है बहुत ही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और दुनिया का 3/4 एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, क्योंकि ब्लू प्लैनेट पानी से ही भरा हुआ है ना। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back। तो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? पानी में, ओशन में ही लाइफ स्टार्ट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। तो आज भी समुद्र बहुत सारे इलाके में है और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स उसमें रहते हैं। ओशन वाटर इज़ हाउएवर सेलिन। ओशन वाटर जो है वो खारा है और ह्यूमन का हम उसको पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% ही है। मतलब पूरी दुनिया में वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक का मतलब है कि जो ओशन का वाटर है वो हर तरफ पानी पानी है, मगर उस पानी को आप लोग पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पानी खारा है, आपके कंजम्पशन के लिए नहीं, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स इन द आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। तो 100 में से सिर्फ 100 में से सिर्फ 2.7% ही यूजेबल वाटर है, इसीलिए पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि पानी तो बहुत सारा है मगर जितना भी पानी है ना उसमें से सिर्फ 2.7% ही यूज़ करने लायक है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपके सामने ना 100 पानी के ग्लासेस रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 2 और एक ग्लास में से 0.7, सिर्फ इतना ही पानी आपके यूज़ करने के हो गए। बाकी सारे ग्लासेस में चाहे पानी भरा हुआ है मगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ड्यू टू देयर लोकेशन, अब ये जो 2.7% पानी है भी ना, ये भी अंटार्कटिका के ग्लेशियर में, ग्रीनलैंड के ग्लेशियर में और पहाड़ी इलाकों के जो ग्लेशियर्स हैं उसमें है। तो ज़मीन में तो बहुत, ज़मीन, नदियों, तालाबों में तो बहुत ही कम पानी है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो इस 2.7 में से भी सिर्फ 1% है जो आप उठा करके पी सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 ग्लास रखे हैं ना उसमें से सिर्फ 1 ही ग्लास है जो आप उठा करके पी सकते हो। समझे? इसीलिए पानी की कमी है। और ये पानी कहाँ पर मिलता है? जो 1% पानी है ये ग्राउंड वाटर में मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है और वाटर वेपर यानी कि हवा में नमी के तौर पर मिलता है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो फ्रेश वाटर इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती सब्सटेंस हो जाता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। मतलब आप ना अर्थ में पानी डाल सकते हो, ये 100 का 100 ही रहेगा, ना डाल सकते हो ना ही आप घटा सकते हो। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा ये 100 ही रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशन, एयर, लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये सब क्या है? तो हमेशा 100 रहता है। फिर हम क्यों कहते हैं कि इस साल पानी की कमी हो गई, इस जगह पानी की कमी हो गई? क्योंकि पानी हमेशा बहता रहता है, चलायमान है। कभी नदियाँ सूख जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसलिए ज़मीन में कम हो जाता है, नदियों में कम हो जाता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया होता है। मगर धरती पर तो हमेशा वो एक समान ही रहता है, इसलिए पानी इवेपोरेट हो जाता है। या फिर प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे गिर जाता है बारिश की फॉर्म में या फिर बह जाता है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, जिसके बारे में आपको पता है पहले से। उड़ता है, इवेपोरेट होता है, नीचे आ जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। ये देखो, ये हमें बता रखा है कि भाई एक एवरेज इंडियन जो है वो 150 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल कर लेता है। 3 लीटर पी लेता है, कुकिंग में कर लेता है, नहा लेता है, फ्लश कर देता है पानी, कपड़े धो लेता है ना। तो इस तरीके से इतना सारा पानी हम लोग एक दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं। टॉयलेट्स में कितना ज़्यादा फ्लश करते हैं हम। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। तो हम लोग सिर्फ नहाने के लिए, खाने के लिए ही नहीं बल्कि इस्तेमाल, बहुत सारा सामान बनाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती में हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में, बिजली बनाने में हम लोगों ने डैम बना रखे हैं, है ना।
अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमारी खाने की और हमारी जो क्रॉप की डिमांड है ना, ये बढ़ती जा रही है, तो खेती के लिए भी पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इसकी वजह से पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। पहले ज़माने में पानी दूर दूर से लाना पड़ता था, तो लोग बहुत ही हिसाब से इस्तेमाल करते थे। अब तो भाई देखो, घर में टंकी में भरा रहता है पानी, है ना, और हम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वाटर का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। और हम लोगों ने पानी जो साफ़ है वो गंदा भी कर रखा है, नदियाँ हैं, ठीक है, उसको गंदगी मचा रखी है। अब डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट? अम्ब्रेली सिटी है जो कि सौराष्ट्र में है, जिसकी पॉपुलेशन 1.25 लाख है, जो कि पानी पूरी तरीके से तालुका से खरीदती है। तो सोचो आप कितने लकी हो, आपके घर में पानी आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये देखो यमुना रिवर किस तरीके से जो है हम गंदगी मचा रखी है हमने यमुना में। पानी की कमी है, देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में पानी की कमी है। ज़्यादातर जो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो पूरे इलाके में पानी की कमी है इन सारे एरियाज़ में। कंट्रीज़ जो कि ऐसे क्लाइमेटिक जोन में आती हैं जहाँ पर मतलब सूखा ज़्यादा पड़ता है, बारिश कम होती है, तो फिर भाई वहाँ पे पानी की कमी होती है। इसलिए वाटर शॉर्टेज जो है वो सीजनल से होकर के पूरे टाइम भी किसी किसी देश में पानी की कमी रहती है, क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और वाटर को हम लोग गंदा भी कर रहे हैं। अब हम वाटर बचाएं कैसे? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर गंदा कर रहे हैं तो बचाना भी तो पड़ेगा ना, तो बचाओ। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। भाई क्या प्रॉब्लम है दुनिया में कि हमें पानी ही नहीं मिल रहा, हमने गंदा कर रखा है। तो अब हमें पानी को बचाने की ज़रूरत है। वाटर एक जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट इसका जो ओवर यूज़ हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से हमने उसमें पॉल्यूशन फैला रखा है। तो ओवर यूज़ कर रहे हैं और गंदा हो कर रहा है पानी, तो वो हमारे यूज़ के लायक ही नहीं बचा। हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम पहले देखते हैं कि हम गंदा कैसे कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर अ मेजर कंटामिनेंट्स। तो हम लोग पानी कैसे गंदा कर रहे हैं? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो हमारे टॉयलेट पॉटी का पानी वो डायरेक्ट हम लोग साफ़ पानी में बहा देते हैं। एग्रीकल्चर में हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्री की जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी, गंदगी जो होती है वो पानी में डाल देते हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चर के जो है केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट और हमारे घर से जो सीवेज या फिर किचन वेस्ट या फिर कोई सा भी वेस्ट वाटर हम साफ़ पानी में मिला देते हैं। दे पॉल्यूट वाटर, इसमें नाइट्रेट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं पानी में, और इसलिए हमारा पानी गंदा हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए इनको ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी को साफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो अगर हम पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ों की जड़ें पानी को साफ़ करने का काम करती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव वाटर रन ऑफ, या फिर सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बचा करके रखना, है ना, पानी को। कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर सीपेज। तो कैनाल्स जो हैं वो भी हमें अच्छे से बना करके रखनी चाहिए, ताकि हम देखते हैं टैंकर आ रहे होते हैं पानी की और आधा पानी तो उसमें टपक ही रहा होता है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करके जो है खेती बाड़ी की जाए, इससे बहुत ही एक्सेसिव इवेपोरेशन नहीं होता है और पानी भी कम लगता है और अच्छे से फसल को पानी पूरा भी बढ़ जाता है। तो स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई रीजन में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्रिप या फिर ट्रिकल डाउन इरिगेशन का, उसमें क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में एक एक बूंद करके जो है फसल पर गिरती है, उससे इवेपोरेशन लॉसेस नहीं होते हैं। तो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज इरिगेशन इंपॉर्टेंट इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैनाल्स जो होते हैं उसमें सीपेज ना होने दें, फिर उसके बाद हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें, और फिर ट्रिकल डाउन इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। तो 3 मेथड हो गए,
एक तो हम लोग क्या करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, फिर कैनाल से जो है सीपेज ना हो, फिर हम लोग वाटर स्प्रिंकलर का और फिर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके हम लोग पानी बचा सकते हैं खेती बाड़ी में। क्या आपको पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो छत में पानी स्टोर करके नीचे पहुंचा देते हैं और जब इस्तेमाल की ज़रूरत होती है तब उसको यूज़ कर लेते हैं। ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज़ अनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। तो 2 घंटे की जो बारिश होती है ना, उससे 8000 लीटर पानी तक हम लोग बचा करके रख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये वाला जो पार्ट है हम लोग आगे के वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पानी के बारे में देख रहे थे, अब हम इसके आगे नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।